नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बीए थर्ड ईयर और बीए बीएड थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, मैं डॉक्टर रीना मुदगल पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बीए थर्ड ईयर और बीए बीएड थर्ड ईयर में आपके पॉलिटिकल साइंस में 2 पेपर लगेंगे। फर्स्ट पेपर होगा आपका वेस्टर्न थिंकर का, यानी कि पाश्चात्य विचारक। जैसे आपने पहले भी पढ़े होंगे, प्लेटो है, अरस्तु है, कार्ल मार्क्स है, बेंथम है, मिल है, ये सारे थिंकर्स आपको वेस्टर्न थिंकर्स में पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा पेपर जो है वो है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये पेपर आपको थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज के लिए आपका ये पेपर है। बाकी कंपटीशन एग्जाम में भी इसी में से क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। अच्छा, आपके पॉलिटिकल साइंस का ये सेकंड पेपर होगा बच्चों। तो इसमें अपन सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे वो है कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। आपने पहले भी सुना होगा शीत युद्ध के बारे में। अपने इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्ल्ड वार हुए थे, सबको पता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 14 से लेकर 19 तक। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939 से लेकर 45 तक चला था। ओके, अब देखो बेटा, सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था उसके बाद पूरे विश्व में 2 महाशक्तियां बच गई थी। कौन कौन सी? यूएसए यानी कि अमेरिका, और दूसरी यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ 2 महाशक्तियां बच गई। अब पूरा विश्व जो है इन 2 महाशक्तियों के इर्द गिर्द घूम रहा था। दोनों ही बड़ी महाशक्तियां थी। बाकी जो देश थे वो उस समय उनकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर थी, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उनकी व्यवस्था जो है बहुत ही दयनीय थी। मतलब वो अपने आप को इस तरीके से चला ही नहीं पा रहे थे कि स्वयं अपनी विदेश नीति को, अपनी आर्थिक नीतियों को निर्धारित कर सके। इसका फ़ायदा इन दोनों महाशक्तियों ने उठाया। अमेरिका ने क्या प्लान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा देश मेरे अंडर में आए। वहीं सोवियत संघ भी चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उसके अंडर में आए ताकि वो पावरफुल बने। अब अमेरिका की एक नीति थी पूंजीवाद, दूसरी तरफ सोवियत संघ की पॉलिसी क्या थी? साम्यवाद। अमेरिका चाहता था कि सारे देश पूंजीवाद ग्रहण कर लें ताकि मैं पावरफुल बन जाऊं। वहीं सोवियत संघ यूएसएसआर क्या चाहता था कि सभी देश साम्यवादी बन जाएं। अब आपको पता होगा कि उन्हीं दिनों 45 के बाद 47 में इंडिया जो है आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था। तो पहले तो अमेरिका और सोवियत संघ जो थे और बड़े देश, ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, वो सब ये जानते थे लेकिन मानते नहीं थे कि भारत को आज़ादी मिल जाएगी। अब ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले ही उद्घोषणा कर दी थी कि जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म होगा हम भारत को आज़ाद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस सेकेंड वर्ल्ड वार से ब्रिटेन भी पूरी तरह से टूट चुका था और अब वो इतने बड़े देशों का कार्यभार नहीं संभाल सकता था। दूसरी तरफ हमारी स्वाधीनता संग्राम और हमारी सालों से चली आ रही आज़ादी की लड़ाई थी जो आप जानते हैं। तो अब ये दोनों देश चाहते थे कि भारत भी हमारे अंदर ही किसी ना किसी देश के अंडर में आ जाएगा, या तो पूंजीवाद ग्रहण कर लेगा या साम्यवाद ग्रहण कर लेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने एक अलग ही नीति का अनुसरण किया था जिसको नाम दिया गया था नेम या गुट निरपेक्ष नीति, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। तो इधर आ जाओ आप थोड़ा सा कोल्ड वार पे। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कहने को सेकेंड वर्ल्ड वार में दोनों देश एक साथ लड़े,
दोनों में मित्रता थी, लेकिन वैचारिक द्वंद्व जो है आपस में पल गया था। एक चिंगारी भड़क चुकी थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरह से राजनीति में प्रतिष्ठित हुई। अब देखिए, सबसे पहले हम शीत युद्ध की बात करते हैं। तो शीत युद्ध में आपको पता है वैचारिक द्वंद्व की स्थिति, यानी कि वैचारिक तनाव की स्थिति, विचारों में तनाव की स्थिति। शीत युद्ध युद्ध नहीं था, युद्ध किसी परिस्थितियां दिखाई दे रही थी। विचारों में द्वंद्व, आपस में तनाव, दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। कैसे? अपने भाषणों के माध्यम से, एक दूसरे की आलोचना करके, मीडिया के माध्यम से। युद्ध किसी परिस्थितियां परिलक्षित हो चुकी थी, शीत युद्ध। अब ये चला कब तक है बेटा? 45 से लेकर 1901 तक दोनों देशों के मध्य शीत युद्ध चला। अब था तो ये दोनों देशों के मध्य, लेकिन कोल्ड वॉर से पूरा विश्व ही त्रस्त था। 45 से लेकर 91 तक पूरा विश्व इन दो देशों के बीच ही इर्द गिर्द घूमता रहा। क्यों? क्योंकि दोनों देश महाशक्तियां थी। अब आप देखोगे कि शीत युद्ध की उत्पत्ति, सबसे पहले हम देखते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसके बारे में पूरे विश्व में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बोल्शेविक क्रांति 1917 कुछ लोग कहते हैं कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही शीत युद्ध शुरू हो चुका था। बोल्शेविक क्रांति, अब इसको कहता कौन है? आंद्रे फोंटेन और हाल जैसे विचारक कहते हैं कि शीत युद्ध के लक्षण जो है बोल्शेविक क्रांति 1917 में ही दिखाई देने लग गए थे। अमेरिका व ब्रिटेन ने रूस के साथ कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं बनाए थे। सोवियत संघ के साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाए थे बोल्शेविक क्रांति के बाद। किसी भी विचारों में उनके उसी समय से पता चल रहा था कि अपनी कोई जो गुप्त वार्ताएं होती थी, निजी वार्ताएं होती थी, उसमें सोवियत संघ को अलग थलग कर दिया था। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों मित्र राष्ट्र थे, तो दोनों एक दूसरे के साथ ही अपनी बातें शेयर करते थे। अब देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोनों देश एक साथ थे, दोनों का एक साथ रहना मात्र एक मजबूरी था, लेकिन विचारों से दोनों देश अलग अलग थे, उनमें तनाव आ चुका था। अब मतभेदों का कारण क्या था? अब मतभेद भी देखो, सबसे पहले तो मतभेद में बताते हैं कि द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, ये देखो, ये सोवियत संघ है, ये जर्मनी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को कहा कि जर्मनी जो है सोवियत संघ पर आक्रमण कर रहा था, तो दोनों को कहा ये जर्मनी है और ये यूएसएसआर सोवियत संघ है। तो सोवियत संघ ने उस समय अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से कहा कि जर्मनी में इधर से दूसरे रास्ते खोल दिए जाए, यानी कि द्वितीय मोर्चा खोल दिया जाए ताकि जर्मनी पीछे हट जाए। लेकिन सोवियत संघ की हेल्प जो है ब्रिटेन और अमेरिका किसी ने भी नहीं की, बल्कि जर्मनी को और आगे बढ़ने दिया गया। इससे सोवियत संघ उससे नाराज हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या था? द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। दूसरा मतभेद जो है यहाँ पर आता है कि अमेरिका के पास परमाणु बम था, अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम परमाणु बम था। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी दोनों देशों के बीच, थोड़ा नीचे कर दो इसको,
दोनों देशों के बीच हिरोशिमा और नागासाकी, इन दोनों शहरों पर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम गिराया था। इसकी जानकारी अमेरिका ने ब्रिटेन को तो दे दी, लेकिन सोवियत संघ को नहीं दी। अब सोवियत संघ इस बात से नाराज हो गया कि ब्रिटेन को तो जानकारी थी, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं थी। तो इस बात का भी सोवियत संघ के मन पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ एक मतभेद थे, जिसे विद्वान कहते हैं कि शीत युद्ध के लक्षण बोल्शेविक क्रांति के बाद ही दिखने लग गए थे। ठीक है, अब ये तो थी 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद के लक्षण। और दूसरा था फुलटन भाषण, 5 मार्च 1940, फुलटन भाषण। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि शीत युद्ध की उत्पत्ति फुलटन भाषण से हुई। 5 मार्च 1940 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने अमेरिका में एक स्थान है जिसका नाम है फुलटन नामक स्थान पर भाषण देते हुए कहा कि आज हम शीत युद्ध के युग में जी रहे हैं। हमें जो है सोवियत संघ से डरने की आवश्यकता नहीं है, एंग्लो इंडियन गठबंधन की आवश्यकता है। 1940 में 5 मार्च को फुलटन नामक स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने भाषण देते हुए कहा कि पूरी दुनिया शीत युद्ध के युग में जी रही है, सोवियत संघ बर्बर हो चुका है, हमें उसका साथ देने की आवश्यकता नहीं है, हमें अमेरिकी गुट में शामिल होने की आवश्यकता है। और पूरे मीडिया ने, पूरे उस समय के आलोचकों ने, सब ने इस बात का समर्थन किया। इसलिए कुछ एक विचारक कहते हैं कि फुलटन भाषण के साथ शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। ठीक है बेटा, अब बताओ। अब कुछ विचारक कहते हैं कि बोल्शेविक क्रांति से शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई, और कुछ कहते हैं कि फुलटन भाषण से शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई। तो हम किसकी बात माने? चूंकि हम भारतीय हैं, आपको पता होगा कि भारतीय हमेशा मध्यम मार्ग खोजते हैं। क्या खोजते हैं? मध्यम मार्ग। तो मध्यम मार्ग खोजते हुए हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध की पहल तो बोल्शेविक क्रांति से ही हो गई थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसकी ध्वनि फुलटन भाषण से सुनाई दी। क्या कहेंगे कि शीत युद्ध की उत्पत्ति तो बोल्शेविक क्रांति से हो गई थी, पहल तो बोल्शेविक क्रांति से हो गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी ध्वनि फुलटन भाषण के साथ सुनाई दी। ठीक है, भारतीय हैं, मध्यम मार्ग खोज लिया। अब ये उत्पत्ति क्लियर हो गई आपको। कुछ लोग कहते हैं बोल्शेविक क्रांति से, और कुछ क्या कहते हैं, फुलटन भाषण के साथ इसकी उत्पत्ति हुई। अब आगे देखते हैं, शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बारूच। किसने किया था? बर्नार्ड बारूच ने 16 अप्रैल 1947 को कैरोलिना में भाषण देते हुए सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने 16 अप्रैल 1947 को कैरोलिना में भाषण देते हुए इसका प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि हमें धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आज हम एक शीत युद्ध के मध्य जी रहे हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसकी स्पष्ट व्याख्या, कहते हैं कि शीत युद्ध शब्द की स्पष्ट व्याख्या फ्रांसीसी
पत्रकार वोल्टर लिपमैन। शीत युद्ध की स्पष्ट व्याख्या फ्रांसीसी पत्रकार वोल्टर लिपमैन ने की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी शीत युद्ध के नाम से और उन्होंने उसमें इसका विस्तृत वर्णन किया। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया। अब शीत युद्ध क्या था, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलो इसको मिटा देते हैं। शीत युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने किया 16 अप्रैल 1947 को कैरोलिना में भाषण देते हुए, और इसकी स्पष्ट व्याख्या किसने की? फ्रांसीसी पत्रकार वोल्टर लिपमैन ने अपनी बुक शीत युद्ध के नाम से प्रकाशित की और उसमें इसका वर्णन किया। ओके, तो शीत युद्ध क्या था? दो देशों के बीच, दो विचारधाराओं के बीच और दो गुटों के बीच युद्ध था। यूएसए प्लस यूएसएसआर, अमेरिका प्लस सोवियत संघ। ठीक है, पूंजीवाद प्लस साम्यवाद और नाटो और वार्सा। एक ऐसा युद्ध था जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दो विचारधारा, ये क्या थी? विचारधारा। ये क्या थे? देश। और ये क्या थे? सैनिक संगठन। दो देश अमेरिका और सोवियत संघ, दो विचारधारा पूंजीवाद और साम्यवाद, दो सैनिक संगठन थे नाटो और वार्सा। यहाँ तक हो गया। तो शीत युद्ध इन तीनों के बीच वैचारिक द्वंद्व की स्थिति थी, तनाव की स्थिति थी। अब एक विद्वान हुए थे जॉन फॉस्टर डेलेस। जॉन फॉस्टर डेलेस, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा? शीत युद्ध को उन्होंने ब्रिकमैनशिप की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? ब्रिकमैनशिप। ये देखो यहाँ से BRICMANSHIP। ब्रिकमैनशिप। ब्रिकमैनशिप क्या होता है? कगारवाद। कगारवाद, कगारवाद को बोल सकते हो आप कि पंजा लड़ाने की स्थिति। अब जैसे हम पंजा लड़ाते हैं तो पंजा लड़ाने में क्या होता है? कगारवाद की स्थिति होती है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। पंजा लड़ाने में दूसरे व्यक्ति का जो हाथ है जिससे हम पंजा लड़ा रहे हैं, पंजा, उस पंजे को हम नीचा गिराने के लिए, नीचे डालने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं ना। सेम वही प्रोसेस है शीत युद्ध में, कोल्ड वार में, कि अमेरिका सोवियत संघ को और सोवियत संघ अमेरिका को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को नीचा गिराने में, आरोप लगाने में, एक दूसरे की अवहेलना कर, आदेशों की अवहेलना करने में, पूरे विश्व में अपने आप को सर्वोत्तम साबित करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। ब्रिकमैनशिप। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये ध्यान रखनी है आपको। जॉन फॉस्टर डलेस ने क्या कहा? शीत युद्ध को ब्रिकमैनशिप, कगारवाद की संज्ञा दी है। हो गया। अब बेटा, अब शीत युद्ध में सबसे पहले विकास कर्म या इसकी अवस्थाएं हम पढ़ेंगे। शीत युद्ध का विकास कर्म या इसको अवस्थाएं भी बोलते हैं, शीत युद्ध की अवस्थाएं। ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले यानी कि
45 से लेकर 46 से लेकर 91 तक शीत युद्ध चला। तो उस पूरे टाइम को 46 से लेकर 91 तक के टाइम को हमने डिवाइड किया है विकास क्रम के थ्रू। उस काल में जो भी घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को हमें याद करना है इसमें अवस्थाओं में या विकास क्रम के अंदर। तो उसको हमने टुकड़ों में बांट लिया है। तो सबसे पहले जो आएगा वो है शीत युद्ध का परंपरागत रूप। ये है 1946 से लेकर 1955 तक। यहाँ तक हम डिवाइड करते हैं शीत युद्ध का परंपरागत, या इसको परंपरागत शीत युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परंपरागत शीत युद्ध। प्रथम चरण बोल सकते हो यहाँ पर शीत युद्ध का प्रथम चरण 1940 से 1955 तक। इसको नाम दिया गया है परंपरागत शीत युद्ध। ठीक है, अब यहाँ से हम घटनाएं शुरू करते हैं अमेरिका की और यूएसएसए की। थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको यहाँ से। शीत युद्ध का प्रथम चरण 1940 से 1955। इसको क्या बोलते हैं? परंपरागत शीत युद्ध। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों देशों के बीच, ये है यूएसए आपका और ये है आपका यूएसएसआर। अब यहाँ पर द्वंद्वों को हम दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर वैचारिक द्वंद्व और सैनिक द्वंद्व। सबसे पहले विचारों में जो द्वंद्व था वैचारिक द्वंद्व, और दूसरा है सैनिक द्वंद्व। यूएसए का है ये और वो यूएसएसआर का है। यूएसएसआर का भी वही है, वैचारिक और सैनिक। अब यहाँ देखिएगा वैचारिक द्वंद्व में, यहाँ से शुरू करते हैं। मतलब विचारों में द्वंद्व जो आया उसके सबसे पहले अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत चलाया। क्या चलाया? ट्रूमैन सिद्धांत। देखो बेटा, ट्रूमैन सिद्धांत में कुछ खास नहीं था। ट्रूमैन सिद्धांत में क्या था? अमेरिका चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश पूंजीवाद ग्रहण करें, पूंजीवाद का समर्थन करें। तो जो देश थे वो टर्की और यूनान के कुछ देश थे जो यूएसएसआर की तरफ आकर्षित हो रहे थे। उनको वहाँ जाने से रोकने के लिए ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान व टर्की को अमेरिका ने क्या दी? आर्थिक सहायता दी। आर्थिक सहायता, यूनान व टर्की को अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत। बस यही है। अब इसको ट्रूमैन सिद्धांत को कहते हैं कि ये जो था ट्रूमैन सिद्धांत, ये मुनरो सिद्धांत, ये आया था 1824 में। इसी का रूपांतरण था। इसमें भी अमेरिका ने कुछ देशों को उस समय आर्थिक सहायता दी थी, कुछ यूरोपियन देशों को। और यहाँ पर ट्रूमैन सिद्धांत वापस से आता है 1947 में।
इसके तहत यूनान व टर्की को आर्थिक सहायता दी गई लगभग $400 मिलियन की। हो गया यहाँ तक। अब उसके बाद एक और आया था मार्शल प्लान। अब ये मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान के तहत भी सेम वही है, आर्थिक सहायता ही दी गई थी, लेकिन इसमें देशों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसमें ब्रिटेन को भी शामिल कर लिया गया था। लगभग 6 देशों को मार्शल प्लान के तहत आर्थिक सहायता दी गई थी ताकि वो साम्यवाद की तरफ आकर्षित ना हो सके। सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता दी गई थी ब्रिटेन को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद आता है सैनिक द्वंद्व। सैनिक द्वंद्व। अब सैनिक द्वंद्व में क्या है? कुछ सैनिक संगठनों का निर्माण अमेरिका के द्वारा किया गया। सबसे पहले नाटो, सीटो और सेंटो, ये कुछ एक सैनिक संगठन थे जिनका निर्माण किया गया। किसके लिए? साम्यवाद के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका ने इनका निर्माण किया। सबसे पहले क्या आई थी? नाटो आया था। सबसे पहले क्या आया था? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल 1949 को। देखो बेटा, ये एक ऐसा संगठन है, 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था नाटो। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मुख्यालय तो ब्रुसेल्स में है और इसकी स्थापना जब हुई थी तब इसमें 12 राष्ट्र शामिल थे। कितने राष्ट्र शामिल थे? 12। और वर्तमान में फरवरी 2019 में एक मैसेडोनिया 30वां राष्ट्र शामिल हुआ है। फरवरी 2019 मैसेडोनिया 30वां राष्ट्र शामिल हो गया है। तो वर्तमान में इसके कंट्री कितनी हो गई है? 30 कंट्री इसमें हो गई है। अब इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, लेकिन जब स्थापना हुई थी उस समय कितनी कंट्री थी इसमें? 12। और वर्तमान में कितनी कंट्री है? 30 है। अच्छा, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स। अब जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका उद्देश्य क्या था कि यूएसएसआर के साम्यवाद के प्रभाव को कम करना। अब 91 में विघटन हो गया। 1991 में सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उसके साथ ही कोल्ड वार भी खत्म हो गया। तो उसके बाद ऑफिशियली क्या होना चाहिए था? 1949 में नाटो को समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन नाटो को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि इसके और काम दे दिए गए। इसको काम दिया गया कि अमेरिका जो एकमात्र महाशक्ति बचा था, 1991 के बाद एकमात्र महाशक्ति बचा था, उसको सुपर पावर घोषित किया जाए। उसको क्या किया जाए? सुपर पावर घोषित किया जाए। तो नाटो का अब नया काम क्या हो गया? अमेरिका के प्रभुत्व को स्थापित करना। वर्तमान में कितनी कंट्री हो गई है? 30 कंट्री। लास्ट जो कंट्री थी फरवरी 2019 में मैसेडोनिया कंट्री इसमें शामिल हो गई है। तो नाटो हो गया। फुल फॉर्म है इसकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ तक आपका हो गया। अब नाटो के बाद सीटो, काम लगभग वही है इनके भी। सीटो का क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी वही काम है। 54 में इसका 1954 में इसकी स्थापना हुई थी और 77 में इसका विघटन हो गया था। ठीक है, सीटो का। अब उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इसका भी काम क्या था? अमेरिका के प्रभुत्व को बनाए रखना। लेकिन 1977 में ही इसका विघटन
हो गया। अब बचती है सेंटो, CENTO, सेंटो, ठीक है। 1955, 24 फरवरी 1955 को इसकी स्थापना हुई। इसका पुराना नाम क्या है? बगदाद पैक्ट है। इसमें 5 देश शामिल थे। कौन कौन से? ईरान, इसमें 5 देश शामिल थे उस समय। ये देखो यहाँ पे सेंटो में 5 देश शामिल थे। कौन कौन से थे? ईरान, सबसे पहले यूके, तुर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान, ठीक है। ये 5 देश इसमें शामिल थे। 1958 में इराक के निकलने के बाद इसका नाम सेंटो कर दिया गया था। 16 मार्च 1979 को, 16 मार्च 1979 को इसका विघटन हो गया। 16 मार्च 1979 को इसका विघटन हो गया। स्थापना हुई 24 फरवरी 1955 को, ठीक है। पुराना नाम क्या था? बगदाद पैक्ट। 5 देश इसमें शामिल थे, यूके, तुर्की, ईरान, इराक, पाकिस्तान। 16 मार्च 1979 को इसका विघटन हो गया। इसका भी कार्य सेम था, अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना करना। यहाँ तक हो गया। अब अगली क्लास में आपको नाटो, सीटो, सेंटो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप अपने वेबसाइट, बगरू कॉलेज की जो वेबसाइट है जिस पे हम अपने वीडियो अपलोड करते हैं, वहाँ पर जाकर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। अब यूएसएसआर की जो स्थिति थी वो हम अगले वीडियो में डालेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।